फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड हो चुका है, तो ऐसे में अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 23-24, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25। हालांकि अभी कुछ इंफॉर्मेशंस है जिनको अपडेट होने में टाइम लगेगा, तो ऐसे में जब तक आपकी सभी इंफॉर्मेशंस अपडेट नहीं हो जाती है तब तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशंस अपडेट हो जाती है उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है, तो ऐसे में आपको अपनी ITR 1 कैसे फाइल करनी है इन केस अगर आपकी सैलरी इनकम है या फिर कुछ इंटरेस्ट इनकम है और 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम है, तो ऐसे में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और ITR 1 को आप कैसे फाइल करेंगे इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कोई गलती ना करें। इसी तरह से अगर आप सीखना चाहते हैं ITR 2 कैसे फाइल करें, ITR 3 कैसे फाइल करें, ITR 4 फाइल कैसे करें, कैसे मिस्टेक्स करने से बचे, और GST, इनकम टैक्स, TDS, ESIC, EPF के अंदर आप अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं एज ए अकाउंटेंट, एज ए टैक्स प्रोफेशनल, तो ऐसे में हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जो है विजिट करना है incometax.gov.in पर। यहां पर आपको लॉगिन करना है विद योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न्स के तहत फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर जो है आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेस पर आप ITR 1 फाइल करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्म 16 है, जो आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, या फिर फिक्स डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट इनकम है, रैकरिंग डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट इनकम है, या फिर 5,000 रुपए तक की जो भी एग्रीकल्चर इनकम है, वो सभी डिटेल्स आपको जो है कंपाइल करनी है, सो दैट कि आप ITR 1 इजीली फाइल कर पाए। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चेक करने हैं, जैसे कि फॉर्म 26AS, किस व्यक्ति ने कितना आपका TDS डिडक्ट किया है, एम्प्लॉयर ने जो आपका TDS डिडक्ट किया है क्या उसको सही से डिपॉजिट कर दिया है या नहीं, फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है और उस पर TDS डिडक्ट किया गया है तो क्या बैंक ने वो TDS डिपॉजिट कर दिया है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर AIS TIS इंफॉर्मेशन जो है वो आपको चेक करनी है। यहाँ पर AIS के अंदर जो है बहुत सारी डिटेल, जहां पर भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है, जहां पर भी आपके इनकम सोर्सेज है, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन्स की है जो आपकी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है वो आपके AIS के अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर आपको मिल जाए, तो ऐसे में मेक श्योर की कोई गलती ना करे, कोई इनकम जो है आपकी मिस ना हो जाए। तो ऐसे में AIS 26AS ये जरूर चेक कर ले और उसके बाद ही जो है अपनी ITR को प्रोसेस करे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ई फाइल के तहत आपको जो है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो असेसमेंट ईयर 24-25 इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप यूटिलिटी के जरिए रिटर्न प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन मोड को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑनलाइन मोड के जरिए जो है हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको बेसिकली बताना है कि जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म आप यहाँ पर फाइल करने वाले हैं, क्या आपका जो है स्टेटस है, आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, तो ऐसे में यहाँ पर इंडिविजुअल आप सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ITR फॉर्म आप सेलेक्ट करेंगे। ITR 1 जो है इन केस ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट इनकम के केस में जो है आपको ITR 1 फाइल करना है। अगर आपके केस में शेयर्स को लेकर ट्रांजेक्शन है तो ऐसे में आपको ITR 2 फाइल करनी है। और अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR 4 को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर ITR 1 है, प्रोसीड विद ITR 1 बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको 3 स्टेप्स में बेसिकली आपकी जो रिटर्न है वो फाइल होगी। सबसे पहले जो भी आपकी रिटर्न्स है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आपको वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है। सेकेंडली जो रिटर्न समरी प्रिपेयर होगी उसको आप कंफर्म करेंगे, एंड फाइनली आप उसको सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद किस वजह से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है और ऐसे में आप ITR 1 फाइल करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन
एग्जम्पशन लिमिट को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी जो इनकम है वो 2,50,000 रुपए से कम है, लेकिन आप एक स्पेशल केस में कवर होते हैं जहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा की आपने पेमेंट की है, या फिर फॉरेन ट्रेवलिंग पर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, तो इस तरह के स्पेशल केसेस में आपको जो है यहाँ पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशन एज पर 7th प्रोविजन को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा और कोई रीजन है तो आपको अदर्स जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हमारे केस में जो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हमारी इनकम है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होने की वजह से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक इंफॉर्मेटिव मैसेज आपके सामने आ जाता है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो जो है प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन होंगी। इट मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी आपके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो यहाँ पर क्या कर दी जाएंगी, फिल कर दी जाएंगी। ऐसे में आपको उनको चेक करना है और वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी जो रिटर्न है उसको आपको प्रिपेयर करना है। बेसिकली कुछ टैब्स आपको दिए गए हैं, एक एक करके आप इन टैब्स को फिल करेंगे और जो है उनको कंफर्म करेंगे और फाइनली जो है आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका पेन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, वो सभी डिटेल्स आप चेक करेंगे। अगर कोई भी किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो ऐसे में आप मॉडिफाई करेंगे, अदरवाइज आप जो है उनको कंफर्म करेंगे, वैलिडेट करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। आप जो एम्प्लॉय है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर आप पेंशनर है तो ऐसे में आपको पेंशनर सेलेक्ट करना है। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय है तो ऐसे में आपको जो है अदर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बताना है कि आप जो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप जो है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 139 सेक्शन 4 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसे में 139 5 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है अगर आप किसी नोटिस के रिस्पांस में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में आप फाइल इन रिस्पांस टू नोटिस अंडर सेक्शन, जो भी सेक्शन के तहत आपको नोटिस मिला है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप सबसे पहले यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर किया गया है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अब आपकी जो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आप इससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है आपको यस सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना होगा। अब एक सवाल आता है कि सर न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करनी चाहिए या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ऐसे में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग और जो आपकी टैक्स सेविंग्स है उसके अकॉर्डिंग एक कंपैरिजन जो है यहाँ पर देखना होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स कम बनता है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्स कम बनता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दिया गया है जिसके जरिए आप अपनी इनकम को जो है यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से टैक्स रिजीम में आपका जो टैक्स है वो कम आता है। तो ऐसे में उसी टैक्स ऑप्शन को आप चूज करेंगे, उसी रिजीम को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका जो है टैक्स कम आता है। तो ऐसे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जो है रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर यस बटन को सेलेक्ट किया है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करने वाले तो आप नो बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर हम एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसके अंदर आप जो है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न कैसे फाइल करनी है ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो बैंक डिटेल्स आपको एक बार फिर से चेक करनी है। अगर सभी डिटेल्स सही है तो ऐसे में आप कंफर्म करेंगे। अगर बैंक डिटेल्स में भी कोई मॉडिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है तो ऐसे में वो मॉडिफिकेशन आप करेंगे और उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद आपको जो है ग्रोस टोटल इनकम टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आपकी इनकम डिटेल्स है वो इनकम डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो ऐसे में अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म 16 है वो काम आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर डिटेल्स फाइल करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे बेसिकली पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के बेसिस पर ही आपसे जो है डिटेल्स मांगी जाएगी। तो ऐसे में जितनी भी आपकी जो एग्जम्पशंस है, डिडक्शंस है, जो आप फॉर्म 16 के जरिए क्लेम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अकॉर्डिंगली यस और नो बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसको अभी हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं क्योंकि लेटर ऑन जो है सभी डिडक्शंस को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस को जो है करने के बाद आपको जो है यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको अपनी इनकम डिटेल्स यहाँ पर फाइल करनी है। तो यहाँ पर पहले आपको अपनी जो सैलरी इनकम है वो डिटेल्स डिक्लेयर करनी है। तो एडिट बटन पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपकी इनकम है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16 वो आप यहाँ पर फाइल करेंगे। तो यहाँ पर सैलरी इनकम है, मान लेते हैं हमारे केस में 7 लाख रुपीज की सैलरी इनकम है। अगर कोई परक्विजिट्स वैल्यू है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, तो वो आप यहाँ पर जो है एंटर करेंगे। उसके बाद
यहाँ पर जो है अगर कोई आपकी एग्जम्पशंस है सेक्शन 10 के तहत, तो वो सेक्शन 10 के तहत आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे और जो अमाउंट्स आप एग्जम्पशंस क्लेम करने वाले हैं वो अमाउंट आप एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया है, तो इसी वजह से ये जो है ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम में ये ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारी एग्जम्पशंस डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं की जाती है। तो ऐसे में अगर आपकी हाउस रेंट अलाउंस के रिगार्डिंग कोई एग्जम्पशन है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है सेक्शन 10 क्लोज 13A के तहत अलाउड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, तो यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं 35,000 रुपीज की हाउस रेंट की जो अलाउंस है वो यहाँ पर हम जो है अवेल करने वाले हैं, क्लेम करने वाले हैं। उसके बाद 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है। हालांकि 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स में भी अब अलाउ कर दी गई है। अर्लियर ये जो है अलाउ नहीं की गई थी, लेकिन अब आप न्यू टैक्स में भी 50,000 रुपए की एडहोक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी जो सैलरी इनकम आ जाती है वो आ जाती है 6,15,000। इसके अलावा अगर आपकी और किसी तरह की कोई भी डिडक्शन है सैलरी इनकम के तहत, जैसे कि इंटरटेनमेंट अलाउंस है, प्रोफेशनल टैक्स है, या फिर सेक्शन 10 के तहत और किसी तरह की एग्जम्पशन है, तो वो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। और फाइनली हमारी यहाँ पर जो टैक्सेबल सैलरी आ जाती है वो है 6,15,000 रुपए। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर यहाँ पर आपकी किसी तरह की और एग्जम्प्टेड इनकम है या फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो ऐसे में जो है आप वो डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। तो मान लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर जब आप एडिट करेंगे तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में जो उसकी लेट आउट वैल्यू होती है वो नील होती है। हालांकि उस पर 2 लाख रुपए तक की आप जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप पे करते हैं उसकी छूट ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पर दिया है, तो आप लेट आउट सिलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी रेंट आप रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए 2,40,000 रुपए का रेंट जो है एनुअली बेसिस पर हम रिसीव कर रहे हैं, तो उसको जो है हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपने कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट की है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मान लेते हैं 10,000 रुपए की म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट की गई है। अगर यहाँ पर आपने कोई जो है इंटरेस्ट होम लोन लिया है उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपने कोई एरियर जो है पिछले सालों का कोई रिसीव किया है रेंटल, तो वो आप यहाँ पर जो है एंटर करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, जो आपकी रेंटल इनकम होती है उसमें से फ्लैट 30% की डिडक्शन आपको मिलती है, जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन या एडहोक डिडक्शन कहा जाता है। तो इस तरह जो है बेसिकली यहाँ पर जो भी आपकी इनकम होगी वो जो है फाइनली आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपकी और कोई अदर सोर्सेज हेड में इनकम है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिला है, रेकरिंग डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिला है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपको मिला है, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को यस करेंगे। सेविंग बैंक इंटरेस्ट यहाँ पर मान लेते हैं जो है 5,760 रुपए हमें रिसीव हुआ है। हालांकि एक बात का ध्यान रखें, सेविंग बैंक इंटरेस्ट अप टू 10,000 रुपीज जो है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 TTA, और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अप टू 50,000 रुपीज की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 TTB। उसके बाद जो है अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम है, तो आप जो है यहाँ पर यस करेंगे, उसको एंटर करेंगे। और किसी तरह का कोई इंटरेस्ट इनकम या फिर और कोई अदर इनकम आपको रिसीव हुई है, तो अकॉर्डिंगली आप यस और नो करेंगे और यहाँ पर जो है अपनी डिटेल्स को एंटर करेंगे। तो इस तरह जो है आपको अपनी जो भी इनकम है, सैलरी इनकम, अदर सोर्सेज हेड में जो इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम है, अगर इसके अलावा एग्जाम्प्ट इनकम है तो मैंने आपको बताया था 5,000 रुपए तक की जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कोई एग्जाम्प्ट इनकम है अंडर सेक्शन 10 वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं 4,000 रुपए की हमारी जो है एग्रीकल्चर इनकम है जो कि एग्जाम्प्ट है, इसको हम ऐड करेंगे। तो इस तरह हमने जो भी हमारी डिटेल्स है, जो भी हमारी इनकम है, वो जो है यहाँ पर एंटर कर ली है। तो फाइनली आपको एक बार फिर से चेक करना है क्या आपने अपनी सभी इनकम डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर दी है। एक बार अगेन फॉर्म 26AS EIS इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसको जरूर चेक कर ले और उसके बाद क्या करें, कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है टोटल डिडक्शंस का। तो डिडक्शंस जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, रेंट की पेमेंट आप करते हैं, डोनेशंस आप करते हैं, तो वो जो है यहाँ पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगेन जो है यहाँ पर आपको देखना है आपके केस में कौन सी डोनेशंस अवेलेबल है, कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली आपको यस नो सेलेक्ट करना है और जो भी आपकी डिडक्शंस अमाउंट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डोनेशंस अगर आपने की है तो ऐसे में आप इसको यस करेंगे और अकॉर्डिंगली डोनेशंस के लिए एक अलग शेड्यूल दिया गया है, उसको आप फिल करेंगे। हमारे केस में कोई डोनेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। 80 GGC के तहत अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को कोई पेमेंट की है, कंट्रीब्यूशन किया है, उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर 80 GG के तहत अगर आपने रेंट पेमेंट की है तो उस रेंट की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप अगर आपने कोई पेमेंट की है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की आपने पेमेंट की है, 5 ईयर टैक्स सेवर FD अगर आपने क्रिएट किया है, तो ऐसे में जो है 80C के तहत
1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यस करेंगे, हमारी जो डिडक्शन है यहाँ पर जो है 1,50,000 रुपीज की रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और जो होम लोन पर प्रिंसिपल की पेमेंट की जाती है उसकी रिडक्शन हमने यहाँ पर क्लेम की है। इसके अलावा 80CC-D के तहत अगर आपने जो है एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है उसकी रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जिसके लिए 80D के तहत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए अगर आप यस करते हैं तो आपको अलग से एक शेड्यूल दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना है। उसके बाद जो है अगर आपने किसी तरह का एजुकेशन लोन लिया है उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इस तरह की जितनी भी डिडक्शन है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 80TTA के तहत जो है आप जो है सेविंग बैंक इंटरेस्ट की डिडक्शंस ले सकते हैं अप टू 10,000 रुपीज। उसके अलावा यहाँ पर और जितनी भी डिडक्शंस हैं नीचे की तरफ आपको लिस्ट दी गई है और अकॉर्डिंगली उन लिस्ट को आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो फाइनली कंटिन्यू बटन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जितनी डिडक्शंस हमने क्लेम कर ली है वो हमारे सामने आ जाती है और कुछ एनेक्जर या कुछ शेड्यूल जो है वो दिए गए हैं जिन्हें हमें अलग से फिल करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था डोनेशंस के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर 80D का अलग से शेड्यूल दिया गया है, 80G डोनेशन के लिए अलग से शेड्यूल दिया गया है। इसी तरह जो है यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट के लिए आप डोनेशन करते हैं उसका अलग से शेड्यूल दिया गया है। 80TTA के लिए भी अलग से यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पर एड 80TTA पर आप क्लिक करेंगे और जो हमारी जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम थी 10,000 रुपीज तक जो एग्जाम्प्ट है वो अमाउंट यहाँ पर हम एंटर करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा 80D की जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया जाता है उसके तहत जो आप 80D का जो शेड्यूल है उसको आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो है 80D का शेड्यूल जो है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने और अपनी फैमिली के लिए 25,000 रुपए तक का इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने पेरेंट्स के लिए पेमेंट की है तो ऐसे में अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपए तक की डिडक्शन, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे में आप 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है बेसिकली 80D के तहत क्लेम कर सकते हैं। तो हमारे केस में जो है यहाँ पर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पेमेंट की गई है और ऐसे में आपको यहाँ पर बताना है अगर आप सीनियर सिटीजन है या फिर नहीं। तो हमारे केस में सीनियर सिटीजन नहीं है और यहाँ पर जो प्रीमियम पे किया गया है वो 18,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया गया है और अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपने अपने लिए कितना प्रीमियम पे किया है और अपने पेरेंट्स के लिए कितना प्रीमियम पे किया है। तो इस तरह हमारे जो डिडक्शंस है उसको हमने सभी डिडक्शंस को यहाँ पर जो है एंटर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डिडक्शंस रह गई है तो आप जरूर चेक कर ले और अपनी सभी डिडक्शंस को फिल करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है टैक्स पेड। तो टैक्स पेड बेसिकली जो भी आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस, जो भी टैक्सेस आपके जो है पे किए जाते हैं वो जो है आपको टैक्सेस पेड के तहत आपको दिखाई देंगे। अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, किसी ने आपसे टीसीएस कलेक्ट किया है या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसको आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आप क्या करेंगे, जो है इनकम टैक्स चालान के जरिए उसको पे करेंगे इन सेल्फ असेसमेंट और जो है उसके बाद जो है यहाँ पर चालान डिटेल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है सभी डिटेल्स को सही से एंटर करने के बाद जो है आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। तो अगर सैलरी पर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपको चेक करना है। अदर देन सैलरी फिक्स डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिला उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ वो आपको चेक करना है। इसके अलावा कोई टीसीएस आपसे कलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई व्हीकल परचेज किया और ऐसे केस में 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर व्हीकल आप परचेज करते हैं तो जो कंपनी है वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करती है तो वो टीसीएस भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तहत अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो वो आपको एडवांस टैक्स एंड सेल्फ टैक्स पेमेंट्स के तहत जो है आपको दिखाई देगी। आपको सभी डिटेल्स सही से चेक करनी है और उसके बाद आपको जो है कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपनी जो है टैक्स लायबिलिटी है वो चेक करनी है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। हमारे केस में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम हो जाती है। तो ऐसे केस में जो है 87A की रिबेट मिल जाती है और यहाँ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी हमारी नहीं बन रही है। तो जो टोटल टैक्स हमारे केस में जो बना था 10,415 रुपए, इतने रुपए की ही रिबेट मिल गई है। तो ऐसे में हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपके केस में अगर कोई रिलीफ है अंडर सेक्शन 89 तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपके केस में एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी बन रही थी, आपने टाइमली एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, तो ऐसे में आपको जो है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C जो है पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर अच्छे से चेक करनी है रिगार्डिंग योर टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। जब सभी डिटेल्स आपकी सही से फिल हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, उसके बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद एक समरी आपके सामने आ जाती है और यहाँ पर जो है प्रीव्यू रिटर्न के जरिए आपकी जो रिटर्न है उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आपको देनी होगी। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे।
तो आपकी जो रिटर्न है वो आपके सामने आ जाती है। सभी पर्टिकुलर्स आपको सही से अच्छे से चेक करने हैं, सभी डिटेल्स अगर सही है उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक करना है। सभी वैलिडेशन अगर सक्सेसफुल है, कोई भी एरर नहीं है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। इट मींस आप जो है अब अपनी रिटर्न सबमिट करने वाले हैं और ओटीपी के जरिए उसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन दिया गया है और ई वेरीफाई वाई ITRV। तो वेरीफाई थ्रू ITRV का मतलब है आपको प्रिंट आउट लेना होगा, उस प्रिंट आउट को साइन करना होगा और उसको जो है बंगलोर जो है सेंड करना होगा। उसके बाद आपकी जो रिटर्न है वो जो है वेरीफाई की जाएगी, आपकी जो रिटर्न है वो फाइल मानी जाएगी। तो ऐसे में 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई होने के बाद जो है आपकी रिटर्न मान ली जाएगी, फाइल हो गई है। तो एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, वो एक्नॉलेजमेंट जो है आप जो है सेव करेंगे फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। तो इस तरह के बेसिकली जो है आप ITR1 फाइल कर सकते हैं। ITR1 के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।